आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। जी हां, एक बार फिर से भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश का बागडोर दुनिया के सबसे मजबूत और लोकप्रिय नेता के हाथों में है और यह एक बहुत बड़ा खुशी का बात है। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मोदी सरकार का जो ये तीसरा कार्यकाल है वह एक मजबूत सरकार है। जी हां, जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है कि यह कमजोर सरकार है, ऐसा नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। पूरे देश और दुनिया ने देखा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसले किए हैं अपने सरकार के गठन में, जिस तरीके से उनका पूरा जो कोर टीम है वह वही है जो 2019 और 2014 में था। 14 को छोड़ दीजिए तो जो 2019 में जो उनका कोर टीम था, इस बार 2024 में भी वही टीम है। उसमें किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा माहौल बनाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी मजबूर हो जाएंगे, उनको दबाव में काम करना पड़ेगा, इस तरीके का कोई भी चीज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर दिखाई भी नहीं दिया है। दबाव नामक जो जंतु है उसका परछाई तक नरेंद्र मोदी के सामने दिखाई नहीं दिया है। दबाव को तो छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी ने जिस ठसक के साथ अपने मंत्रिमंडल का गठन किया है, जिस तरीके से उन्होंने मंत्रियों को विभाग बांटा है, यह स्पष्ट हो गया कि जिस ठसक के साथ नरेंद्र मोदी ने सरकार चलाया, 2024 से 29 का सरकार भी वो उसी ठसक के साथ चलाएंगे। और इसका 100% की गारंटी अगले 6 महीने में देश को मिल जाएगा। लेकिन इन सभी चीजों से नरेंद्र मोदी के हाथों में सत्ता का भागडोर जाने से जो राष्ट्रवादी हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, जो भारत के हित को ध्यान में रखता है, वो सब के सब खुश है, सभी के मन में हर्षोल्लास है। तो वहीं जो भारत द्रोही गिरोह है, जिनको भारत का हित से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता और राजनीतिक हित से लेना देना है, उनके अंदर हताशा और निराशा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वह इतने हताश और निराश हो गए हैं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि वह अब आगे क्या करेंगे। नरेंद्र मोदी के तीसरे बार वापसी से जो भारत द्रोहियों का गिरोह था, जिसका कनेक्शन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे था, उस सभी को बड़ा झटका लगा है। खास करके जॉर्ज सोरोस एंड गिरोह का। जी हां, जॉर्ज सोरोस ऐसे व्यक्ति का नाम है जो अमेरिका का एक बड़ा बिजनेसमैन है और जिसका काम सिर्फ और सिर्फ दुनिया के हर एक लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना है। जी हां, जॉर्ज सोरोस और उनके गिरोह का काम ही है कि किसी भी देश में अगर कोई राष्ट्रवादी ताकत मजबूत हो रहा है तो उस ताकत को कमजोर कैसे किया जा सके, यही उनका काम है। और यही काम पिछले कई एक वर्षों से जॉर्ज सोरोस एंड उनके गिरोह का जो लोग है वह भारत के संबंध में कर रहा था। जॉर्ज सोरोस एंड गैंग ने जो प्रयास किया था, नरेंद्र मोदी ने उनके प्रयासों पे पानी फेर दिया। जी हां, यह बहुत बड़ा झटका है। नरेंद्र मोदी का तीसरे बार वापसी जॉर्ज सोरोस गैंग के लिए एक बड़ा झटका है। उन्होंने तो कल्पना भी नहीं किया था कि उनके तमाम कोशिशों के बावजूद भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री बन गए। अब क्या नरेंद्र मोदी को सत्ता में न आने दिया जाए, इसके लिए आप याद कीजिए जॉर्ज सोरोस एंड गिरोह ने इस देश में क्या क्या नहीं किया। बड़ा से बड़ा आंदोलन जिसका तर्कों और तथ्यों से कोई लेना देना नहीं था, चाहे वो सीएए कानून के खिलाफ हो, चाहे वो किसानों के कानून के खिलाफ हो, या फिर पहलवानों के खिलाफ हो। इन सभी आंदोलनों का तर्कों और तथ्यों से कोई लेना देना नहीं था, दूर दूर तक कहीं भी। ये सब आंदोलन सिर्फ इसलिए किए गए कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी को तीसरे बार सत्ता में आने से रोका जाए। और इसमें सिर्फ जॉर्ज सोरोस ही नहीं, उसका गिरोह ही नहीं, देश का बड़ा से बड़ा राजनीतिक दल और उनके नेता शामिल थे। लेकिन इस पूरे गिरोह का मेहनत बेकार गया। ये लोग तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं रोक पाए। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत सरकार के साथ वापसी कर ही लिया है, तो अब ऐसे गिरोहों का दिन अच्छा तो नहीं होने वाला है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के दौरान एएनआई के रिपोर्ट पत्रकार स्मिता प्रकाश के साथ एक इंटरव्यू में ऐसे गिरोहों के लिए एक बड़ा संदेश और सख्त संदेश दिया था।
उन्होंने कहा था कि 4 जून के बाद जो भारत द्रोहियों का गिरोह है, ना तो उनका हैसियत रहेगा और ना ही उनका हौसला। यानी कि नरेंद्र मोदी ने उस दिन स्पष्ट कर दिया कि 4 जून के बाद जो सरकार बनेगा, उस सरकार का काम होगा कि वह भारत द्रोही गिरोहों का फन कुचले। और यह जरूरी भी है। और शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने जो इस बार अपने तीसरे कार्यकाल का जो मंत्रिमंडल का गठबंधन किया है और उस मंत्रियों को जो विभाग बांटे, उनमें गृह मंत्रालय अमित शाह के पास ही है, जो पहले भी था 2019 में भी। और अमित शाह जी गृह मंत्री के तौर पे जैसा उनका पहचान है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और अब तो और आक्रामक तरीके से काम करेंगे वो। लेकिन इस बार सबसे बड़ा बदलाव जो ऐसे भारत द्रोहियों और एजेंडा बाजों के लिए बहुत जरूरी था, वह हुआ है सूचना और प्रसारण मंत्रालय में। सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पे पिछले सरकारों में अनुराग ठाकुर सबसे विफल और कमजोर मंत्री साबित हुए। सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पे अनुराग ठाकुर जी का अगर आकलन किया जाए तो नंबर के हिसाब से उनको 10 में से अगर 1 नंबर भी कोई दे दे तो बहुत है। उनसे कमजोर जिस तरीके का वो युवा मंत्री थे, जैसा उनसे अपेक्षा था, उन्होंने अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं किया। और उसका कारण यह रहा कि जो भारत द्रोहियों का गैंग है, जो जॉर्ज सोरोस का पाले हुए भारत द्रोही कुत्ते हैं, उन्होंने अपना एजेंडा खुलकर चलाया और उसका प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा गया है। लेकिन इस बार सूचना और प्रसारण मंत्रालय का जिम्मेवारी अश्विनी वैष्णव जी के पास है। जी हाँ, वो अश्विनी वैष्णव जी जो पिछले 5 सालों में भारतीय रेलवे का कायाकल्प कर दिया, अकल्पनीय बदलाव किया है भारतीय रेलवे में। और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से अश्विनी वैष्णव जी भारतीय रेलवे का कायाकल्प किया है, उसी तरीके से उतने ही मजबूती और स्पष्टता के साथ सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पे भी वो काम करेंगे। और ये जो एजेंडा बाजों का जो गिरोह है, जो फर्जी खबर चलाते हैं, झूठे प्रचार करते हैं, भारत को बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे गिरोहों के खिलाफ, ऐसे गिरोह के सरगनाओं के खिलाफ जो पत्रकारिता के आड़ में एजेंडा चलाते हैं, कठोर कार्रवाई होगा। ऐसे पत्रकार जो इस समय यूट्यूबर बन के घूम रहे हैं, जो भारत के खिलाफ एजेंडा तैयार करने के अलावा उनका कोई काम नहीं है, ऐसे पत्रकारों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होगा, चाहे वो बेशक कोई मैग्सेसे अवार्डधारी क्यों ना हो। और गृह मंत्री के तौर पे अमित शाह तो काम करेंगे ही करेंगे। अगर अमित शाह और अश्विनी वैष्णव जी तालमेल के साथ काम किए तो एजेंडा बाजों के ऊपर नकेल कसा जाना 100% तय है। जिस तरीके का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया है। नरेंद्र मोदी जी के वापसी से जहां एक तरफ जॉर्ज सोरोस गिरोह सदमे में है, दूसरी तरफ जो उनका फ्रेंचाइजी चलाने वाले भारतीय गिरोह है, जो बड़ा बड़ा राजनीतिक दल उसमें शामिल है, वो सब भी सदमे में है। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया है, झूठे प्रचार के जरिए लोगों को छला गया है, झूठा प्रचार करके प्रलोभन देके, डायरेक्ट पैसों का प्रलोभन देकर लोगों को छला गया है। और यह सब किसी राजनीतिक दल का काम नहीं था, यह एजेंडा राजनीतिक दल का नहीं था, यह एजेंडा जॉर्ज सोरोस का था। क्योंकि जिस तरीके के वादे किए गए, इन वादों को पूरा करने के लिए भारत देश को भी अगर बेच दिया जाता तो भी पूरा ना हो पाए। तो फिर ऐसा वादा किया क्यों गया था? 140 करोड़ के जनसंख्या वाले देश में जिस तरीके का वादा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किया था इस बार के लोकसभा चुनाव में, क्या उनको नहीं पता था कि यह वादा पूरा करना संभव नहीं है, यह पूरा नहीं हो सकता है? लेकिन फिर भी किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उनको लोकसभा चुनाव को प्रभावित करना था, वोटर के मन में लालच डालना था, जिसमें वो कामयाब हुआ। वोटर पैसों के लालच में, नगद पैसों के लालच में अपना वोट एक तरफ दिए हैं। सरकार बनने के बाद भारत सरकार को इन सब चीजों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। इन सब के खिलाफ किस तरीके का कार्रवाई किया जा सकता है, भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए और क्या किया जा सकता है, कानून में कैसे बदलाव किया जा सकता है, इसको करना चाहिए। एक तरफ तो चुनाव आयोग कहता है कि चुनाव के दौरान किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई प्रलोभन नहीं दिया जाना चाहिए, यह गैर कानूनी है, आचार संहिता का उल्लंघन है। तो फिर देश का सबसे बड़ा पुराना पार्टी सीधे सीधे लोगों को पैसे देने का लालच दे रहा है, एक तरीके से वह वोट खरीद रहा है।
घर घर जाकर उसका कार्य करता, और इस पे किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यह जो एजेंडा है यह उन्हीं गिरोहों का था जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में भारत में राजनीतिक अस्थिरता लाने का भरसक प्रयास किया। कभी किसानों के नाम पे, कभी कानून 2019 में जब सरकार ने सीएए कानून लाया था उसके जरिए जो हुआ वो सभी ने देखा। उसके बाद किसान के लिए जो भी कानून बनाया गया, उस किसान कानून के विरोध में जो आंदोलन हुआ उसको भी देश ने देखा। उसके बाद पहलवानों के नाम पे जो आंदोलन हुआ उसे भी देश ने देखा। और इस समय भी एजेंडा जारी है नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ, इस समय भी एजेंडा जारी है। इस समय देश में एक नया एजेंडा चल रहा है, एक चला है सरकार के खिलाफ। भाजपा शासित राज्यों में सरकार के खिलाफ एक नया एजेंडा चलाया गया है पेपर लीक का। इस समय ऐसा कोई भी संस्थान नहीं है जिसके परीक्षा का पेपर लीक नहीं हो रहा है, जिसमें किसी तरीके का कोई धांधली का मामला नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार के सिस्टम में बैठे हुए भी लोग हैं जिन तक जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का पैसा पहुंच रहा है इस तरीके का घटिया और घृणित कार्य करने के लिए, जिससे युवाओं के अंदर आक्रोश हो, युवा सड़कों पे आए, देश में दंगा फसाद हो और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो जाए। आखिर क्या कारण है कि पहले जो परीक्षा था वो बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो जाता था, अब उन्हीं परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। और नीट जैसे सम्मानित संस्थानों में भी ये सब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एजेंडा तो सरकार के अंदर के लोग भी चला रहे हैं और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है कि दिया जाएगा। एक बार पुनः नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। उनके पूरी टीम को शुभकामनाएं। और जैसा उन्होंने भरोसा दिलवाया था चुनाव प्रचार में कि ये मोदी का गारंटी है, उनसे उम्मीद भी यही है कि जो उन्होंने गारंटी दिया था देश को, अपने गारंटियों को पूरा करेंगे। थोड़े बहुत उनकी शक्ति में कमी हुई है, लेकिन यह इतनी बड़ी कमी नहीं है जिसको पूरा नहीं किया जा सकता है। पूरा किया जा सकता है और मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीनों में यह पूरा हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।